जी अस्सलाम वालेकुम भाई, हम लेक्चर पार्ट बी शुरू करते हैं। एथिक्स में है जी पेज 553, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5। पेज नंबर यार कभी कभी नजर आ रहा होता है इधर 553, और मुझे पता है तेरे साथ बैठे से मुझे पढ़ने नहीं देना आज। आतिफ इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्यूएम में 2 अटेम्प्ट्स लगी थी इसकी, उसके बाद बाकी सारे पेपर पहले अटेम्प्ट में निकल गए। हैज़ बीन वर्किंग एज मैनेजर अकाउंट्स, ये मैनेजर अकाउंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं इन एन अनलिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी के अंदर MNZ, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। पहले 1-2 सवालों में ज़रा आपने ज़्यादा फोकस से चीज़ें समझनी है, फिर बाकी सवाल बाय डिफ़ॉल्ट समझ आते रहेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, CFO बॉस होता है, CFO बॉस है, बॉस को हम सबस सिग्नल देंगे और एम्प्लॉय को हम स्काई ब्लू सिग्नल देंगे। हु इज़ ऑल्सो अ CA इन्फॉर्म्ड आतिफ डेट डायरेक्टर्स, ये बिल्कुल ये ऊपर की चीज़ है, ये ना CFO है ना मैनेजर अकाउंट्स हैं, ये इनके भी बाप हैं। इन्फॉर्म्ड आतिफ द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग टू हैव द कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। डायरेक्टर सोच रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड करा लें क्योंकि ये अनलिस्टेड है। कॉन्सिक्वेंटली CFO वांट्स यू टू शो हायर प्रॉफिट, हद होगी, इसलिए CFO कहते हैं हायर प्रॉफिट शो कर दो। हायर प्रॉफिट शो करने से हायर प्रॉफिट शो करने होते हैं या हायर प्रॉफिट आते हैं, शो तो नहीं करने होते, शो बिला वजह तो नहीं करने होते, इसलिए वो कहते हैं कि हायर प्रॉफिट शो कर। एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और आतिफ को कह दिया है कि ऐसे एरियाज ढूंढो बार बार किताबों के अंदर जहां पे ये एडजस्टमेंट्स की जा सकें। अब इसके कई तरीके हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री गलत कर दें, NRV लॉस की एंट्री बुक ना करें, इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री बुक ना करें, क्योंकि कैश वाले खर्चे नहीं ओमिट हो सकते। बिजली का बिल पे हो गया है वो ओमिट नहीं हो सकता, वो कैश क्रेडिट हो गया है। लेकिन ऐसी कोई एडजस्टमेंट्स हैं जो नॉन कैश हैं, उनमें आप 2 नंबरी कर सकते हैं। ये 2 नंबरी के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, फुल स्टॉप। ही हैज़ ऑल्सो इन्फॉर्म डेट, उसने ये भी बताया है कि अगर MNZ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो सारे मैनेजर्स को एडिशनल बोनस मिलेगा इस साल, और याद रखना तुम भी एक मैनेजर हो, तो सारे मैनेजर्स को एडिशनल बोनस मिलेगा। ओके, अब जब भी बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे, 1 मिनट खामोश रहिएगा, बस प्लीज़ मुझे थोड़ा सा इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ तरतीब से लिखवाएं, सेल्फ रिव्यू तरतीब से, एडवोकेसी नहीं, इंटिमिडिएशन 5वें नंबर पे है, और फैमिली एरिटी थ्रेट। अच्छा, जब भी बॉस एम्प्लॉय को कोई गलत जर्नल एंट्री करने को, गलत काम करने को कहेगा, तो बॉस ये वाले 3 रूल वायलेट करा होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, ये आपने मेरे से चीजें याद रखनी है। ये कोई ये नहीं होता कि पेपर में अकल लगानी है, इसमें ये अकल नहीं लगाने वाला सवाल होता। बच्चे समझते हैं अकल लगा के हमने ढूंढने हैं, अकल लगाएंगे तो अकल के घोड़े पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, तो अकल नहीं लगानी, जो रूल बता रहा हूं उन पे चलना है। आपने ये 3 चीजें लगा देनी है कि बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, बॉस न्यूट्रल होके नहीं काम कर रहा, और बॉस में प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। एम्प्लॉय इसलिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फील कर रहा है क्योंकि एम्प्लॉय को बोनस मिलना है, और एम्प्लॉय बॉस का खौफ दिल में महसूस करेगा। सवाल की 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, हाउ CFO इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, हाउ आतिफ इज फीलिंग थ्रेट, ये सवाल की 2 रिक्वायरमेंट होती हैं। और एक तीसरी रिक्वायरमेंट होती है, हाउ आतिफ शुड रिस्पॉन्ड, आतिफ रिस्पॉन्ड कैसे करे। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ CFO इज इन द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स।
ऑल्सो स्टेट द थ्रेट्स डेट आसिफ मे फेस, और तीसरा सवाल एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड। चलें जी लिखना शुरू करें। लिखें CFO इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल। सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखवाया जाएगा, बाकियों का जुबानी बताया जाएगा। 8-8 नंबर के सवाल आ रहे हैं, बच्चे इजी लेते थे, ये लेटेस्ट एंड में 8 नंबर का पूरा फुल फ्लेज उसने फिर सवाल डाल दिया। CFO इज इन ब्रीच ऑफ फॉलोइंग मेंटल प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल। CFO is in breach of following fundamental principles. Number 1, पुत्र जिस तरह IFRS 9 का सवाल नोट करते हैं ना, इसी तरह इसको भी इज्जत दे, वोट को इज्जत दे। CFO is in breach of following fundamental principles. Number 1, इंटेग्रिटी। इसमें पहले आपने जो है वो एक डेड लाइन यहीं से लिख के आनी होगी जो किताब के अंदर दी हुई है, ABCD। हाँ पुत्र, लिस्ट डाउन नहीं कहा गया, लफ्ज देखें क्या लिखा हुआ है उसने, ब्रीफली एक्सप्लेन। ये नहीं कि पूरे सफे का ऐसे लिख दो इस पे। एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी, सीधा फॉरवर्ड, जल्दी लिखें यार। एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू बी straightforward. An accountant is required to be straight and forward and honest. मासूम सा चेहरा बनाएं, honest बना नहीं सक रहे कुछ लोग, मैं नोट कर रहा हूं। and honest in all professional and business relations। बस लाहौर की हवा ना लगे आपको, मेरी यही दुआ है। in all professional and business relations। हमारे एक पठान आया था पेशावर से, वो कहते हैं कि हम पेशावर में तो बहुत तबलीग का काम है, तो हम इधर आया तो हमने समझा था लाहौर फिरेगा घूमेगा, तुम तो इधर भी उधर ही ले गया हमें, तो हम तो लाहौर के चक्कर में आया था। तो इसलिए लाहौर की हवा खतरनाक है बहुत। इना तीनों लग गए। इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस, सारे प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस के अंदर जो है वो यू आर सपोज टू बी ऑनेस्ट। अगली लाइन भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट फेयर डीलिंग। एक डेढ़ लाइन इतनी आई कैप लिखता है, ये तो एग्जांपल्स हैं। इट इज़ नॉट जस्ट ऑनेस्टी बट ऑल्सो फेयर डीलिंग। हाँ जी, अब ना आपने सवाल के अंदर से, जैसे बिरयानी के अंदर से बोटी निकालते हैं ना, ऐसे आपने सवाल के अंदर से एक फिक्रा निकालना है। CFO has asked Atif, यहां से CFO has asked Atif, जल्दी लिखें। CFO has asked Atif to identify areas। हाँ जी, उसके नीचे या उसके सामने भी लिख सकते हो, नीचे अगला पैरा बना लो, ज्यादा अच्छा है। CFO has asked Atif to identify। पेपर दिए मैं आप लोगों ने, टैक्स का, लॉ का, सिनेरियो से लिंक करना है। प्रोविजन लिख दी लॉ की, फिर सिनेरियो से लिंक करें। CFO has asked Atif to identify areas where book adjustment can be made, where book adjustment can be made to show higher profits। where book adjustments का मतलब है जनरल एंट्रीज ऐसी करो कि ज्यादा प्रॉफिट आए। where book adjustments can be made to show higher profits। So CFO is not showing integrity। So CFO is not showing integrity। Integrity, integrity। अच्छा नेक्स्ट, स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखे होंगे, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। बड़ी ईद आ रही है ना, तो याद करने हैं उसमें, और क्या है हमने, और क्या करना है ईद पे। अच्छा नहीं यार, शाम को सिर्फ ईद के पहले दिन शाम को एक जूम मीटिंग, एक दूसरे दिन और एक तीसरे दिन, यादगार। अच्छा आगे चलें, नेक्स्ट
आप जर्मनी में होंगे, मैं फ्रांस में होऊंगा, तो कर लेंगे, कोई मसला, हम तो जूम पे ही करनी है ना, इसमें क्या मसला है। ठीक है, कमरे के अंदर लिख लेंगे जर्मनी और फ्रांस, मीटिंग शुरू कर देंगे। आगे चलें जी। यार आई हैव टू क्लोज द थिंग्स बाय 6:40 प्लीज। ओके सॉरी 5:20। अच्छा आगे चलें जी प्लीज, यार टाइम ना जाया करें। अगली हेडिंग दे ऑब्जेक्टिविटी, नहीं पहले जरा दे दें प्रोफेशनल बिहेवियर, ताकि दो चीजें मैं बता के एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। प्रोफेशनल बिहेवियर, अच्छा प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर में लिखें a CA shall comply with laws, इधर से देख लें, a CA shall comply with laws and avoid any conduct, a CA shall comply with laws and avoid any conduct which discredit the profession. CA shall comply with laws and avoid any conduct which miscredit the profession. Discredit, avoid any conduct which discredit the profession. Avoid any conduct which discredit the profession. आगे लिखें CFO is discrediting the profession, दा की जगह अगर ओवर लिख देंगे ना तो और ज्यादा एक फीलिंग आएगी। CFO is discrediting our profession, आई क्या कहेगा, इसका खूब दिल चाह रहा है सीए करने को, ओवर प्रोफेशन लफ्ज़ यूज करने लग गया है। CFO इज डिसक्रेडिटिंग ओवर प्रोफेशन, ये आपकी मोहब्बत शो करेगा सीए के साथ। CFO इज डिसक्रेडिटिंग ओवर प्रोफेशन, ठीक है, ओवर बाय आस्किंग हिम टू मेक एंट्रीज टू शो हायर प्रॉफिट। वही लाइन दोबारा, बाय आस्किंग आतिफ, by asking Atif to making adjustments, वही फिक्रा, making adjustments to show higher profit, by asking Atif to make adjustment to show higher profit. अच्छा एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगा हूं। सवाल में ना दो चीजें होती हैं, भाई ये मैं कह रहा था ना, ही इज आस्किंग आतिफ टू, एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर बुक एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू शो हायर प्रॉफिट्स। सवाल में ना दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है क्या कर रहा है, और दूसरी चीज होती है क्यों कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो अम्मी ने मना किया हो फ्रिज खोलने से, तो आप जो है वो फ्रिज खोल के जो है वो आइसक्रीम खा रहे हो। अब क्या कर रहे, आइसक्रीम खा रहे, क्यों खा रहे, इसलिए कि उसको भूख लगी हुई थी। अच्छा अब ये क्या रहा है, कह रहा है कि गलत एंट्रीज करो, कोई मुझे बता सकते है क्यों कह रहा है? नहीं, हायर प्रॉफिट शो करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उससे भी आगे की बात है भाईजान। ये आप उस तरह है कि एक बंदे ने दूसरे को मारा, आपने पकड़ के गोली को मारना शुरू कर दिया, गोली तू लगी उस बंदे के अंदर, गोली को तेरी, ये तो पागल है ना। फिर किसी अकलमंद ने आके बताया भाईजान ये देखो किस बंदूक से निकली, आप बंदूक को मारने लगे। फिर किसी ने कहा भाईजान बंदूक छोड़, ये देखो किसने मारी, आप उसको मारने लगे। किसी ने कहा ये देखो किसके कहने पे मारी। अच्छा नहीं, तो वो बहुत ज्यादा हो गई है, ये मैंने मिसाल गलत दे दी। आप इधर आए वापस, मुझे बताएं कि हम क्या करने को कह रहे हैं उससे, गलत एंट्रीज। इस वजह से कि हायर प्रॉफिट शो करके मैं लिस्टिंग लूं स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये मैं आपसे पूछ रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हायर प्रॉफिट शो करने के पीछे। हाँ, अब वाई CFO इज नॉट न्यूट्रल, ही इज नॉट न्यूट्रल बिकॉज ही इज बाइस्ड। Why he is biased? He is biased for obtaining listing in stock exchange. मानना वो डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शन पे है, बट why he is biased? तो बता दें क्या करने को कह रहे, गलत एंट्रीज करके प्रॉफिट शो करने को कह रहे। क्यों कह रहे? कभी वजह होगी बैंक लोन लेना,
कभी वजह होगी शेयर होल्डर से नए पैसे लेना, कभी वजह होगी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना। अब ऑब्जेक्टिविटी में ये वाली बात लिखनी है, ऑब्जेक्टिविटी में ये वाली लाइन से बेहतर है वो वाली बात लिखें, आर कंसिडरिंग टू हैव कंपनी लिस्टेड वाली लिखें जी, न्यूट्रल नहीं है बॉस। ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर्स अकाउंटेंट नॉट टू कंप्रोमाइज, ऑब्जेक्टिविटी requires accountant not to compromise professional और business judgment। ये जरा पूरा लिखना है, objectivity requires accountant not to compromise professional or business judgment because of bias, conflict of interest, because of bias or conflict of interest or undue influence of others, or undue influence of others, undue influence of others, वही जो इधर लिखा हुआ है। इन दिस केस, बस अब इन दिस केस से लिख लें, बाकी घर जाके पूरा कर लीजिएगा। ये लाइन लिखवाई है बस मैंने एज इट इज। इन दिस केस CFO is biased, CFO is biased and need higher profits to obtain listing in stock exchange. CFO is biased, CFO is biased and need higher profits to obtain listing in stock exchange. हायर प्रॉफिट्स उसे चाहिए ताकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग ले ले। गलत काम के पीछे ये ऑब्जेक्टिव है। अच्छा जी, इन ऑब्टेन लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज। आगे जी, आगे हेडिंग दें ये वाली, थ्रेट्स फेस्ड बाय आतिफ, थ्रेट्स फेस्ड बाय आतिफ। आतिफ क्या थ्रेट फेस कर रहा है? लिखें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जब वो ऑडिट करते हैं ऑडिटर, वो क्या करते हैं? हाँ वो तो गलतियां निकाल लेंगे ना, लेकिन ये अभी ऑडिटर तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं देते, रीजनेबली दे सकते हैं ना, वो सब कुछ कैसे पकड़ेंगे। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इट इज अ थ्रेट that financial or other interest, it is a threat that financial or other interest will inappropriately influence a CA. It is a threat that financial or other interest will inappropriately influence a CA. इन दिस केस, अब सेल्फ इंटरेस्ट किसका है इधर? अब वो सेल्फ इंटरेस्ट उसके लिए पूछ रहे हैं, सिर्फ आतिफ के लिए। इन दिस केस आतिफ इज फेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फेस का लफ्ज लिख के आना है। इन दिस केस आतिफ इज फेसिंग, पहले ये डेडलाइन लिख देना, ये वाली बस बिहेवियर तक काफी है, चलें। इन दिस केस, अब लिखे ना उधर, इन दिस केस आतिफ इज फेसिंग self interest threat because, लफ्ज़ इधर से उठा लें कोई, because of receiving bonus, because of receiving bonus, because of offer of receiving bonus ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है, because of offer of receiving bonus। उसे बोनस की ऑफर है इसलिए उसकी ज़ात का इंटरेस्ट है। आपको कोई गलत काम करने को कहे और साथ पैसे दे दे। इन दिस केस आतिफ इज फेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ ऑफर ऑफ रिसीविंग बोनस। अच्छा,
चलें जी, आपके सबर का इम्तिहान ख़त्म हो रहा है। आज की आखिरी चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, इंटीमीडिएशन थ्रेट। फिर सेफ गार्ड्स इंशाल्लाह हम ज़बानी पढ़ लेंगे। इंटीमीडिएशन थ्रेट, इट इज़ अ थ्रेट दैट सीए विल नॉट एक्ट ऑब्जेक्टिवली। डेटर का आसान लफ्ज़ लिखवा रहा हूँ, नॉट। इट इज़ अ थ्रेट दैट सीए विल नॉट एक्ट ऑब्जेक्टिवली because of pressure। बस आगे क्लोज करें, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम CFO, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम बॉस, फ्रॉम CFO। अच्छा, इसमें ना आई कैप यहाँ तक भी लिख जाता है। पहले मैं आपको ज़बानी बताता हूँ। इन केस ही रिफ्यूजेस टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ही मे लूज अ जॉब। तो आई कैप यहाँ तक वर्स्ट बात भी लिख जाता है। एक दो पास पेपर में उसने यहाँ भी लिखी है, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। इन दिस केस इफ यू डू नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ CFO, in this case if we do not follow the instructions of CFO, आप थोड़ा सा सॉफ्ट लफ लिखते हैं, his job may be at stake। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन तो देनी है ना यार, अब बड़े हो रहे हो, CA फाइनल के पेपर भी तो देने हैं। मैं बताता हूँ, इन दिस केस if we do not follow the instructions of CFO, his job may be at stake या risk। अच्छा, स्टेक्स खाने वाली नहीं, वहाँ लगी है तुझे लोअर की, वैसे हमें भी लोअर आके पता चला था स्टेक्स, तो लग गई है आहिस्ता आहिस्ता वाला और की। अच्छा, तो तुझे मना किया मैंने, बच के रहे। लाहौर वाले दोस्तों से स्पेशली खाने पीने ना जाया करो, ऐसे ही टाइम ज़ाया होता है, मुख्तलिफ जगह पता चलती हैं खाने पीने की। पेज 558 भैया, बड़े इंपॉर्टेंट है ये बातें, प्लीज़ टाइम ज़ाया ना करें इधर। लाहौर में तो मीनार पाकिस्तान चले जाए तो पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। अवेलेबल सेफ गार्ड्स, तो प्लीज़ लाहौर वाले दोस्तों के साथ ज़रा ज़्यादा नहीं सलाम दो। इफ़ दिस थ्रेट, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर वाले दोस्त वो होंगे, लेकिन लाहौर वाले दोस्तों को ज़रा लाहौर का पता है, तो सैर कराते कराते आपको पूरे लाहौर की सैर करा दें। अच्छे भी हैं लाहौर वाले दोस्त, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। इफ़ हॉस्टल वालों को ज़्यादा पता है, चलें। इफ़ दिस थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, भाई हम तो चाहे लाहौर के थे चाहे बाहर के थे, बस कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, मैं तो बस ये रास्ता पता होता था। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आप भी ऐसे हैं, बस मोबाइल थोड़ा सा कभी कभी। इफ़ दिस थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, आपके और बड़े हैं डी ट्रैक करने वाली चीज़ें, आप लोगों की बात नहीं कर रहा मैं। दूसरी, इफ़ दिस थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, आतिफ शुड कंसल्ट विद सुपीरियर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और रिड्यूस इट। एलिमिनेट और रिड्यूस का क्या मतलब है? एलिमिनेट मीन्स ये थ्रेट खत्म हो जाए, रिड्यूस थोड़े से कम लेवल पे आ जाए। वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट, तो हमने 4-5 रास्ते बताए थे। एक रास्ता ना सवाल में से उठाया करना है भाई। ही शुड रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन। वो कह दें मेरा इन जनरल एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, करे ना, और बाद में ये भी कह दें मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। शिकायत लगा दे डायरेक्टर्स को, पॉलिसीज देखे ऑर्गेनाइजेशन की कि विसल ब्लोइंग की पॉलिसीज क्या हैं, या तो डायरेक्टर को शिकायत लगा दे या विसल ब्लोइंग पॉलिसीज पे चला जाए। कंसिडर कंसल्टिंग विद ICAP, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर, लॉयर, इन्फॉर्मिंग थर्ड पार्टीज इन लाइन विद ICAP गाइडेंस ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। थर्ड पार्टीज को ज्यादा शिकायतें नहीं लगानी होती। और इन द एंड द लास्ट रिजॉर्ट इज ही शुड रिजाइन। तो ये सेफ गार्ड्स हैं भाईजान, एक सवाल में याद कर लें, बाकी सवालों में ये चल जाएंगे। अच्छा, विसल ब्लोइंग होता है शिकायत लगाना। डायरेक्टर्स को पहले बता दें, वरना अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई विसल ब्लोइंग पॉलिसीज बनी हुई हैं तो फिर कोई हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कमेटी बैठती हो जिसके बारे में बताया हो कि इसको शिकायत लगा दें।
फिर उनको आप बता दें। पेज 552 जी मोहतरम। मैंने तुझे मारना है, तूने ये कह रहा था पहले नहीं बताया, अभी तूने पहली दफा बोल रहा है ये कह रहा था। हाँ बोलो आप। ये मैंने बताया है कि आपको आपने लॉजिक नहीं लगानी, जो रूल्स बताए जाएंगे उनको लगाना है। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो बच्चों में इतनी आज माशाल्लाह आर्ट है कि सारे फिट कर देते हैं, पांचों के पांचों फिट करके आते हैं। ये ना हार्ड एंड फास्ट रूल है, इनके ऊपर आपने रखना है। स्टैंडर्ड है ना, सिनेरियोज बताए हुए हैं और स्टैंडर्ड ने खुद बताया हुआ है यहाँ ये लगाना है, यहाँ ये लगाना है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में और इधर उधर आई के अपने डिफरेंट जगहों पे चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा हाँ, ये 3 और 2 हमेशा ये नहीं लिख के आने, सिनेरियोज तो जरा चेंज करने दें। ये मैंने कहा था तब लिख के आने जब बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे। देखा गड़बड़ शुरू हो गई है तीनों के अंदर, ये ट्राइंगल नुकसान कराएगा। आमिर अली ACA इज CFO, आमिर अली CFO है एट सर्कल लिमिटेड एंड रिपोर्ट्स टू जुनेद FCA हु इज CEO। अब ये CEO बड़ा बंदा हो गया, CFO छोटा बंदा हो गया। द फाइनेंशियल ईयर, अच्छा ये ना जरा एहतियात से रहिएगा, आसान आसान सी बातें हैं लेकिन ईयर एंड बड़ा अजीब सा है। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 अप्रैल, इनका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? एंड इट्स प्रॉफिट्स फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 जनवरी। हाँ, अगर आपका ईयर एंड अप्रैल में है तो फिर फरवरी मार्च अप्रैल 31 जनवरी को 9 मंथ्स एंड हो रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ना 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के, 9 मंथ्स के अपने लिए अकाउंट्स बनाती हैं, और लिस्टेड कंपनीज तो 6 महीने के अकाउंट्स बाहर वालों के लिए भी बनाती है। ये भी शायद कहीं आपने पढ़ा हो लॉ में, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, यस से बोलना होता है ना। एंड इट्स प्रॉफिट्स फॉर 9, नहीं अच्छे बच्चे भी हैं, आप हमेशा दूसरी साइड में ले जाया करें, वॉज बिलो टारगेट। और इन सारी मेरी बातों का जवाब ना लाहौर वाले, लाहौर से बाहर वालों का जवाब है टर्म टेस्ट में ऐसे नंबर लेके सारी बातें मेरी वॉश हो जाए। और कहाँ की बातें करते हैं आप, लाहौर वाले, बाहर वाले, मीनारे पाकिस्तान वाले, ये देखें तो ये जवाब होते हैं इन चीज़ों का। अच्छा आगे चलें। इन अ मैनेजमेंट मीटिंग हेल्ड इन फरवरी, जब 9 मंथ्स के प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो चुके थे, तो फरवरी में एक मीटिंग हुई। अभी ईयर एंड आने वाला है। जुनेद, तू कौन है? अच्छा FCA बॉस हैज प्रोपोज्ड, उसने मशवरा दिया है कि मैं एक मैयर्स तुम्हें बताने लगा हूं क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी कम आया है, मैं मैयर्स बताने लगा हूं टू इम्प्रूव द रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों का तजर्बा है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि प्रॉफिट कैसे ज़्यादा हो। अब सारे ऐसे मुंह उठा के बैठे हुए हैं। कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि मार्च के महीने में हमने करानी है, अप्रैल से पहले, इन्हीं 3 महीनों के अंदर अंदर, शुड बी डेफर्ड। कहते हैं प्लांट की मेंटेनेंस ना कराओ, प्लांट की मेंटेनेंस ना कराओ। जिस तरह मैं कह दूं गर्मियां आ रही हैं लेकिन AC की सेटिंग शूटिंग ना कराओ, खैर बच्चों को थोड़े फजाइल सुना देंगे गर्मी के। तो कहते हैं प्लांट की मेंटेनेंस ना कराओ, शुड बी डेफर्ड टू मई में ले जाओ इसको। कब ले जाओ? मई में ले जाओ, ईयर एंड के बाद। प्रोडक्शन मैनेजर फौरन बोला, ओह तेरी ऐसी की तैसी CFO, माना तो अपनी CEO, माना तो अपनी जगह CEO है, बट प्रोडक्शन मैनेजर हैज वांट, भाईजान तुम्हारी मेहरबानी, दैट डेफरल मे अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ प्लांट। प्लांट ने चीखें मारने लग जाने, फिर तूने कह रहा मुझे दफ्तर में नहीं बैठा जा रहा मेरे से, तो प्लांट ने चीखें मारना शुरू कर देना अगर उसकी मेंटेनेंस ना करवाई। जुनेद कहता है चुप, मैं तुझे बताऊं कि मेंटेनेंस मुझे याद है 2 साल पहले भी लेट हुई थी, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, तो अब भी शायद कुछ ना हो, बोंगी देखें। अच्छा CA करके भी यही करना सी, फैकल्टी मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आगे चलें। पॉइंट 2, अच्छा आपको बड़ी जानदार इसकी लगी है ना, इसने इंजीनियरिंग राय दी है ना। भाईजान आप बीइंग अ CA बता सकते हैं कि प्लांट की मेंटेनेंस कब करानी है कब नहीं करानी? प्रोडक्शन मैनेजर बीइंग एन इंजीनियर बता सकता है? तो उसने तो फिर आप ऐसा करें, दुआ करें अल्लाह बता दे। ना प्रोडक्शन मैनेजर से पूछना है ना आपने CFO से पूछना है, प्रोडक्शन मैनेजर नहीं तो बताना है, और उसने वार्निंग दे दी है कि भाईजान ना करो प्लांट खराब हो जाएगा। इसने कहता है मुझे याद है पिछली दफा भी 2 साल पहले एक दफा मैंने ऐसा किया था, अल्लाह का शुक्र है तब भी प्लांट को कुछ नहीं होता, छिक के रखो इस साल भी कुछ नहीं होना। तो बड़ी रिस्की बात है, गलत बात करें। इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू रिवैल्यूएशन रिपोर्ट, एसेट्स को रिवैल्यू की है और नई रिवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार हुई है CLs बिल्डिंग की, हमारी बिल्डिंग्स की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट, इट शुड बी डेफर्ड, रिवैल्यूएशन को डिले पे डाल दो। IAS 16 में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है, बट रिवैल्यू ना करो, अगले साल रिवैल्यू कर लेना। एज द इंक्रीज इन वैल्यूएशन, क्योंकि सरप्लस आ रहा है,
एज द इंक्रीज इन वैल्यूएशन इज अच्छा खासा। इंक्रीज इन वैल्यू तो ओसीआई में जाता है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन P&L में जाके प्रॉफिट्स को कम कर देती है, और प्रॉफिट्स फिर पीबीटी वगैरह पैट वगैरह कम हो जाते हैं, ओसीआई बढ़ जाता है। ओसीआई शेयर होल्डर्स में बांटना नहीं होता, इसलिए ओसीआई को शेयर होल्डर्स लिफ्ट नहीं कराते, शेयर होल्डर्स लिफ्ट कराते हैं पीबीटी और पैट को। तो वैल्यूएशन तो बढ़ गई है, बट इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। उसकी वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो पीबीटी कम होगा, पैट कम हो जाएगा, पैट कम हो जाएगा तो डिविडेंड आप कम बांटेंगे, तो यूजर परेशान हो जाएंगे। अर्निंग्स कौन सी ज्यादा होंगी? रियलाइज्ड वाली, रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा होंगी, कम होंगी, रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएंगी ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी। डेप्रिसिएशन बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो रिटेन्ड अर्निंग कम होंगी, लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस मुझे पता है बढ़ेगा अपनी जगह। अब वो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ेगा। आमिर हैड इनिशिएटेड द रिवैल्यूएशन, आमिर ने रिवैल्यूएशन करवाई थी ड्यूरिंग द ईयर, इस साल करवाई थी। सिंस द फेयर वैल्यूज वर हैड इंक्रीज्ड मटीरियली, अब यहां पे उसने IAS 16 का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है। अगर मटीरियल चेंज आ जाए फेयर वैल्यूज में और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो, तो इसकी इजाजत नहीं है कि डिले कर दें रिवैल्यूएशन को। अगर इमटेरियल फर्क होता फिर शायद आप डिले कर देते। जुनेद ने, आपको पता है एंड पे कड़ी मारनी होती है, जुनेद इज ऑफ द व्यू, जुनेद इज ऑफ द व्यू दैट बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड लास्ट ईयर। चपेड़ पिछले साल भी तो रीवैल्यू कराई थी, तो इस साल बार बार बोंगी ना मारा कर, हर साल रीवैल्यू रिवैल्यू रिवैल्यू। तो ये अच्छा, अगली बात, ड्यू टू डोमिनेंट नेचर ऑफ जुनेद नन ऑफ द पार्टिसिपेंट अपोज्ड हिज व्यू। प्रोडक्शन मैनेजर भी रो रहा है उधर मुंह करके, और आमिर भी रो रहा है, नन ऑफ देम अपोज्ड। द समरी टू इंप्लीमेंट द अबव एक्शंस, एक्शन नंबर 1 डिले द मेंटेनेंस, एक्शन नंबर 2 defer the revaluation. Summary to implement the above actions has been received by आमिर। आमिर को समरी मिल गई है कि वैल्यूअर को कह दो वैल्यू जो निकाल की है अपने घर में जाके इसको फाड़ के फेंक दे, और प्रोडक्शन मैनेजर को कह दो कि अगर तुमने प्लांट रिपेयर कराया और रिपेयर डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री की तो तुम्हारे साथ वो होगा जो तुम्हारी आने वाली अच्छा ज़्यादा होगी। आमिर हैज़ रिसेंटली अप्लाइड फॉर एन इंटरेस्ट, ये कहाँ से आ गया? आमिर ने अभी थोड़े दिन पहले ना, आमिर ने थोड़े दिन पहले इंटरेस्ट फ्री कार लोन, यानी उसने गाड़ी लेनी है, बेगम कहती है तू क्या टीचर मोटरसाइकिल तुर तुर मुझे उठा के फिर रहा होता है, तो अब तो आमिर ने अभी ना एक ताज़ा सीए किया ना यार, ताज़ा सीए किया हुआ है, ये तो नहीं कि पहली तनख्वाह ही उसको 30 लाख मिल जानी है। अच्छा हाँ, तो आमिर हैज़ रिसेंटली अप्लाइड फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन। उसने गाड़ी लेने का सोच लिया, घुस उसने गाड़ी लेने का सोच लिया फ्रॉम सीएल से कहा है मुझे लोन चाहिए, उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देगा और इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो टैक्स की क्लास में नहीं बैठे हुए कि बेनिफिट ऐड होगा सैलरी में, अकाउंटिंग की क्लास चल रही है। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड इन फ्यू डेज, और थोड़े दिनों में उसकी भी अप्रूवल आने वाली है। आप बता दें, एक तरफ आमिर को फोन आ रहे हैं बार बार, बेगम के व्हाट्सएप मैसेज, गाड़ियों की तस्वीरें, ये वाली इतने की पार्क व्हील्स पे लगी हुई, ये वाली इतने की, ये वाली इतने की, और उधर से बॉस ने कह दिया है आप जो है वो गलत काम करो और आप जो है वो करो। अब अगर गलत काम कर देता है तो क्या करेंगे? बेगम को खुश करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे? अल्लाह को खुश करेंगे। बात ही वगैरह खत्म कर दी। अच्छा, रिक्वायर्ड डू नथिंग, briefly explain how Junaid may be in breach of fundamental, also state the threats that Amir may face and how he should respond, as it is सवाल सेम है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं क्या करने को कह रहे हैं और क्यों करने को कह रहे हैं। 2 काम करने को कह रहे हैं। नंबर 1, 2 काम करने को कह रहे हैं। एक क्या करो, मेंटेनेंस डिले कर दो, दूसरा काम कह रहे हैं वैल्यूएशन डिले कर दो। क्यों करने को कह रहे हैं? टू शो हायर प्रॉफिट्स, बस और तो कोई वजह नहीं है। टारगेट उसको कोई मिला हुआ है कि इतने प्रॉफिट्स आपने शो करने हैं। अब वो प्रॉफिट्स शो करने के लिए टारगेट से बिलो हैं, यानी उसको टारगेट मिला हुआ है इस साल 400 मिलियन प्रॉफिट आने चाहिए। उसको लग रहा है कि अगर आप ये 2 एंट्रीज अवॉइड करो तो प्रॉफिट 400 क्या 420 मिलियन आ सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 एंट्रीज कर दो तो प्रॉफिट 350 330 मिलियन के करीब रहेंगे। तो
क्या करने को कहा जा रहा है और क्यों करने को कहा जा रहा है। क्या करने को कहा जा रहा है वो दो बातें, और क्यों करने को कहा जा रहा है ये। अब इंटेग्रिटी वाला सारा लिख के उसके बाद लिखेंगे बॉस इज नॉट शोइंग इंटेग्रिटी, बॉस इज नॉट शोइंग इंटेग्रिटी, बॉस इंटेग्रिटी शो नहीं कर रहा। बाय, बाय बोलें 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 बोलें, बाय, बाय आस्किंग, कौन कौन, प्रोडक्शन मैनेजर, टू 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 टू, जल्दी ढूंढें 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 ढूंढें, टू बोलें बोलें, डिले द मेंटेनेंस, इंटेग्रिटी उसमें नहीं है तो डिले द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस डिले को कह रहा है, मेंटेनेंस डिले को कह रहा है। इन स्पाइट ऑफ वार्निंग बाय प्रोडक्शन मैनेजर, वो ये लिख सकते हैं हम और क्या लिख सकते हैं, इन स्पाइट के वो वार्निंग दे रहे हैं उसके बावजूद भी डिले करने को कह रहा है, ये इंटेग्रिटी के खिलाफ है। और दूसरा इंटेग्रिटी के ये भी खिलाफ है कि मटेरियल चेंज आ गई है प्रॉपर्टी के प्राइस में, फिर भी रिवैल्यूएशन से मना कर रहा है, तो ये दोनों बातें इंटेग्रिटी के खिलाफ हैं। और प्रोफेशनल बिहेवियर भी साथ लिखा है, ही इज डूइंग एन एक्शन विच डिसक्रेडिट द प्रोफेशन, दैट इज गलत बात कर रहे हैं फॉर डिलेइंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड डिलेइंग द मेंटेनेंस, ठीक है। ही इज डूइंग एन एक्ट विच इज डिसक्रेडिटिंग द प्रोफेशन, लोगों को जब पता चलेगा तो ये समझेंगे प्रोफेशन के नाम पर आंच आ रही है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी में मेरे ख्याल से ये लाइन लिखाइएगा कि ही इज नॉट न्यूट्रल एंड ही इज सेइंग दीज टू थिंग्स जस्ट टू शो हायर प्रॉफिट्स या जस्ट टू अचीव द टारगेटेड प्रॉफिट्स, टारगेटेड प्रॉफिट्स अचीव करना चाह रहे हैं। और ही इज फेसिंग सेल्फ, अब उसकी तरफ आ जाए, आमिर इज फेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट रेट बिकॉज 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 ही हैज अप्लाइड फॉर अ इंटरेस्ट फ्री लोन एंड इफ ही डिसओबे ही विल नॉट ऑब्टेन द लोन, ही माइट नॉट ऑब्टेन लिखा है, जरा सॉफ्ट लफ्स, he might not obtain the loan. और intimidation threat, if he refuses to the order of boss, his job may be at stake, इसलिए intimidation threat भी है। बाकी डिटेल आप इंशाल्लाह इसमें पढ़िएगा। मैं एक सवाल और पढ़ा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेशनल कंपिटेंस थोड़ा सा आप लिख सकते हो, IAS 16 वाली बात वैसे इसमें मेरे भी जहन में आ रहा था, लिख सकते हो, अपने स्टैंड में लिखी नहीं हुई लेकिन लिख सकते हो। कंपिटेंट नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि वैल्यूज को लास्ट ईयर रीवैल्यू किया था, तो आप कह सकते हो कि भाईजान लास्ट ईयर का चक्कर नहीं है, मटेरियल डिफरेंस आ गया, इस वजह से तुम प्रोफेशनली कंपिटेंट नहीं हो, IAS 16 को वॉलेट कर रहे हो। क्वेश्चन 4, उस्मान इज अ CA एंड हैज बीन वर्किंग एज फाइनेंस डायरेक्टर इन मेहरान लिमिटेड, मेहरान लिमिटेड समझ लें गाड़ियों की कंपनी है। उस्मान इज अ CA एंड हैज बीन वर्किंग एज फाइनेंस डायरेक्टर इन मेहरान लिमिटेड for the past 1 year. He reports to CEO, जो बॉस है, who is also CA, उसका नाम नहीं बताया। Recently Usman has received a bill issued by advertising agency, ये तो कोई तीसरा बंदा आ गया बीच में। उस्मान को एक बिल आया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ से, जियो न्यूज की तरफ से। उस्मान हैज रिसीव्ड अ बिल इशूड बाय जियो न्यूज विच इज प्रॉपरली अप्रूव्ड फॉर पेमेंट बाय डायरेक्टर मार्केटिंग, ये एक चौथा बंदा आ गया। मैं उस्मान हूं, मेरे बॉस को CEO कहा जाता है, मैं बीइंग एन उस्मान, मुझे जियो वालों ने कहा है कि आप लोगों की मेहरान गाड़ियों का इश्तिहार हमने चलाया है। एक और बंदा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो ना अकाउंट्स को देखते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो मार्केटिंग के कामों को देखता है। उसको जब ये बिल गया तो उसने अप्रूव कर दिया, क्योंकि स्कोप भी उसी का है, वही देखेगा इश्तिहार चला है नहीं चला, पैसे देते हैं, उसने प्रॉपरली अप्रूव कर दिया डायरेक्टर मार्केटिंग ने। उस्मान आपको एकदम खटका लगाए कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट का वादा किया गया है फार एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस, मतलब बता दें अमाउंट एग्रीड टू बी पेड फार एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस। हम जो जियो वालों को पैसे दे रहे हैं तो उन्होंने इश्तिहार सिर्फ एक दफा चलाया, उसका बनता है ₹1,00,000 और हम उसको 10 लाख की पेमेंट करने लगे हैं। ये क्यों, आगे सवाल बताएगा। उस्मान बिलीव्स दैट, उस्मान का ये ख्याल है कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फार एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो उसने देनी है सर्विस, एंड दैट द पेमेंट, अब पेमेंट यूज कहां होनी है ऊपर की, एंड दैट द पेमेंट वुड बी रीयूज्ड टू ऑब्टेन अ
असल में बात यह है कि जियो न्यूज के जानने वाले लोग जो हैं वो काम करते हैं पुलिस में, मिसाल के तौर पे, और पुलिस वालों ने अपने एम्प्लॉयज को देनी है मेहरान गाड़ियां। तो फिर जियो न्यूज का ओनर ये कहता है कि मेहरान गाड़ी वालों तुम मुझे रिश्वत दो, तुम मुझे रिश्वत दो और मैं तुम लोगों को एक सेल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ के देता हूं। अब मेहरान गाड़ी वालों ने कहा यार ये तो मुश्किल है, रिश्वत अब सामने लोगों के कैसे क्या मतलब है, एंट्री क्या करेंगे और ये क्या करेंगे। तो जियो न्यूज़ वालों ने कहा बरकत के लिए कोई इश्तिहार एक चला दो मेरे चैनल पे, अगर तुम एक इश्तिहार चला दो तो इश्तिहार की पेमेंट तुम करोड़ 2 करोड़ जितनी मर्जी कर देना, कौन पूछने वाला है। इश्तिहार वैसे तो 15-20 हज़ार में भी शायद तुम कहीं चलवा लो, लेकिन मुझे ज़रा ज़्यादा पेमेंट कर देना। वो बस लोग समझेंगे कि इश्तिहार चलाने के पैसे दिए हैं, अंदर एक पूरा ही अपना इश्तिहार चल रहा होगा, वो अलग होगा। ऑडिट में फंसे ना फंसे, जो हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ऑडिटर ने एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं देनी, रीजनेबल देनी है। ये मैं आपको लिख के दे दूं तो ऑडिट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहा ना, पढ़ रहे हैं, ऑडिट की क्लास में है, 2 दिन पढ़ा था। तो अब एब्सोल्यूट और रीजनेबल को तुझे पता नहीं चल रहा तो क्या फायदा, छोड़ पर इधर। मैंने कौन सा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म पूछा तेरे से। अच्छा ही नहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव पूछूं, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। अच्छा अब मुझे बता दे, ही कौन, उस्मान, हैज डिस्कस द मैटर विद सीईओ, उसने सीईओ से यह मैटर डिस्कस किया। हु एडवाइज्ड हिम, छोड़ यार ये चक्रों में पड़ गया यार, तो आराम से बस ये करके आया था जो लोग कहते हैं ना, करता रहा कर, ये ना दिखा कर मरना भी है। ही हैज डिस्कस्ड द मैटर विद सीईओ हु हैज एडवाइज्ड हिम, यार कर दे पेमेंट यार, किन चक्रों में तू पड़ा है। सर मैंने तो समझा था सीए कर लें आगे मौजे, ये तो मसले तो अब शुरू हो गए हैं। और कहते हैं देख हमारे बिजनेस का फायदा है, ये चलता जुलता रहता है, थोड़ा दुनिया के साथ चलना पड़ता है यार, फुल स्टॉप। यार जी बंदा है तो तुझ पेड़ मारूं, ये कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। वो जो जंगल के अंदर एक चरवाहे का वाकया है, वो जंगल के अंदर जो है जानवर चरा रहा था, वो चरवाहा अनपढ़ था, एथिक्स नहीं पढ़े हुए थे उसने। तो उसको किसी ने आके कह दिया कि आप ऐसा करें कि हम मुसाफिर हैं, आप हमें जो है ना ये ज़िबा करें जानवर और इसका गोश्त हमें खिला दें। तो वो चरवाहे ने जवाब दिया कि दूध तो मैं पिला सकता हूँ लेकिन गोश्त तो मैं नहीं खिला सकता क्योंकि मेरे मालिक की हैं ये, और दूध की मुझे इजाज़त दी हुई है। तो जब उसने फिर दोबारा सवाल पूछा तो वो चरवाहा जवाब देने लगा फ़ाइन अल्लाह, पसल्ला कहाँ गए, पसल्ला कहाँ गए। तो वो उसने तो नहीं की थी। तो अनपढ़ को एथिक्स आते थे तो हम तो पढ़े। चले आगे। सीईओ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड उस्मान, सीईओ ने उस्मान को कहा यार अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो फिर इंशाल्लाह मैनेजमेंट स्टाफ को ना हाथों हाथ बोनस दिए जाएंगे। तो ऑब्वियसली फिर मैनेजमेंट स्टाफ को हाथों हाथ बोनस दिए जाएंगे, तो ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। अब आप मुझे बता दें, अगेन सारी वही स्टोरी, बॉस ने एम्प्लॉय को गलत जर्नल एंट्रीज करने को कहा है या गलत पेमेंट करने को कहा है। आज आके सिनेरियो वही है, इससे हटके भी सिनेरियो आता है पेपर में, मैं ये नहीं कह रहा इससे हटके आता है। मैं इसीलिए क्वेश्चन 2 आपको स्किप करवा दिए और क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 आपको स्किप करा दिया। ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर के सवाल हैं, मैं आपको एक नेचर के सवाल करवा रहा हूं सारे। तो अब इनका जवाब वही सारा होगा। बॉस इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर है वायलेट कर रहा है, और इधर से एम्प्लॉय कौन से थ्रेट फील कर रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और इंटिमिडिएशन थ्रेट। अच्छा अब गलत करने को क्या कह रहा है ये बताएं पहले मुझे। बॉस इज नॉट शोइंग इंटेग्रिटी बिकॉज ही इज सेइंग टू मेक अ पेमेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वैल्यू ऑफ सर्विस इज लो एंड द पेमेंट एक्सीड द वैल्यू ऑफ सर्विस, या एज इट इज वही फिक्रा लिख लीजिएगा। बिकॉज बॉस इज सेइंग टू एम्प्लॉय टू पे एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस, it is not integrity, sabr, and boss is not also showing professional behavior. He is doing an action which discredit the profession. He is discrediting the profession by saying that as it is to pay an amount that far exceed the value of service. Objectivity में फिर आप लोगों ने लिख के आना है, boss is showing bias, boss में bias है।
जस्ट टू ऑब्टेन अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बायस क्यों है कि उसने क्या ऑब्टेन करना है, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करना है। जी आप बताओ। आप इंटीमीडिएशन ना, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। मैंने आपको उस दिन पहली क्लास में भी बताया था, इंटीमीडिएशन आमतौर पे धमकी के माने में यूज होता है, लेकिन मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट टीचर हो, वालिद हो, बॉस हो, बाय डिफॉल्ट दिल में आपके थोड़ा सा डर होता है। और एक बात याद रखिएगा, दिल में ये डर ऐसा होता है कि कई दफा बच्चा जाके कह देता है गलती से, अब्बू कह रहे हैं मैं अंदर नहीं हूं घर के। कई दफा बच्चा, तेरी प्रोसेसिंग स्लो है। अब अब्बा जी का इतना डर होता है कि अब्बा जी कहते हैं उनको जाके बता दो कि मैं अंदर नहीं हूं, और बच्चा फिर इतना सादा होता है, कहते हैं अब्बू कह रहे हैं मैं अंदर नहीं हूं। अब ये क्या है? अब हो सकता है अब्बू में टेरर ना हो या ये ना हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगले का जब रोबदार होता है तो फिर बंदा उसके कहने पे वो कर जाते है जो आपकी सोच है। सर आसिफ आपको कहें यार वो जो बंदा जा रहा है इसको 2 चंडे लगा के आ, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आप में से शायद, मेरा गुमान है 90% लोगों ने पूछना भी नहीं। क्यों सर? क्या मतलब सर, क्या ऐसा हुआ, थोड़ा सा मुझे बता। सर ने कह दिया, ये वाला थ्रेट मैं बता रहा हूं, वो कह दिया तो कह दिया। तो ये है, इसलिए अगले का कोई डोमिनेंट नेचर या इस तरह का होना जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट इंटिमिडेशन थ्रेट दिल में होता है। मैं ये नहीं कह रहा होना चाहिए, होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। ओ बच्चे चुप ना यार, इंटिमिडेशन थ्रेट है, हमेशा लगना है बिल्कुल, जब बड़ा इस तरह गलत काम करने हो गएगा। उमर शेख एसीए, बस आखिरी सवाल आज का। उमर शेख एसीए इज मैनेजर फाइनेंस एंड चार्मिंग लिमिटेड एंड रिपोर्ट्स टू आबिद एफसीए। डन। बॉस का नाम आबिद, एम्प्लॉय का नाम उमर शेख, हु इज सीएफओ। आबिद इज ऑल्सो अ क्लोज रिलेटिव। आबिद कौन? बॉस। बॉस इज ऑल्सो अ क्लोज रिलेटिव ऑफ मेजर शेयर होल्डर ऑफ सीएल। ये लाइन उसने इसलिए लिखी हुई है कि इंटिमिडिएशन थ्रेट का लेवल इससे बढ़ जाता है। इंटिमिडिएशन थ्रेट का लेवल इससे बढ़ जाता है। जरा समझने की कोशिश करें यार, खुद नहीं लगाने, जब खुद लगाने हुए ना मैं बताऊंगा किस वक्त कौन सा लगाना है या अकल लगानी है। इंटिमिडिएशन थ्रेट का लेवल इससे क्यों बढ़ेगा? एक तो है ये मेरा बॉस है, इस वजह से मेरा खौफ है। दूसरा ये है ये बॉस हर वक्त डायरेक्टर के कदमों में बैठा रहता है। तो किस वजह से? इसलिए कि मेजर शेयर होल्डर शायद डायरेक्टर हो कंपनी का, मेजर शेयर होल्डर आमतौर पर डायरेक्टर होते हैं, तो मेजर शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा कंपनी का, उस डायरेक्टर का ये रिश्तेदार है। तो इसका मतलब है बैक एंड पे सोचें शायद इसी की कंपनी है। अच्छा, इससे इंटिमिडेशन थ्रेट का लेवल बढ़ेगा, बस मैंने ये बताया। सीएल इज निगोशिएटिंग, सीएल कौन है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन इज निगोशिएटिंग इंपॉर्टेंट लोन अरेंजमेंट विद यूनियन स्टैंडर्ड बैंक। चले जाए आराम विद यूनियन स्टैंडर्ड बैंक in order to expand its business in foreign markets। लोन लेने इन्होंने। The interest rate quoted by USB ने जो इंटरेस्ट रेट बताया है is very high। इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं बैंक वाले। Then existing rates being paid by CL इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है उससे हाई नहीं है, सिर्फ कंपैरेटिवली हाई है, यानी थोड़ा सा हाई है। ड्यूरिंग अ मीटिंग विद EVP, अच्छा ठीक है, इनका ड्यूरिंग अ मीटिंग विद एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट of USB, where Umar Sheikh was also present। आबिद ने बताया किससे मीटिंग हो रही है? वाइस प्रेसिडेंट से। where Umar was also present, यानी ये भी है। आबिद रिवेल्ड, तो आबिद बोला तो बुला तो नहीं होगा, जिन तो नहीं होगा, बोला मौजूद होगा तो बोला ना। तो इसका मतलब है मीटिंग में 3 बंदे हैं। इधर बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, कुर्सी के इस तरफ जो है वो आबिद बैठा हुआ है, और उमर शेख को उसने पीछे खड़ा किया हुआ है। उमर शेख हाथ बांध के तरह खड़े रहो, सुनो हम बातें क्या करते हैं। तो उमर शेख वाज आल्सो प्रेजेंट। आबिद ने बताया यार मेरे बेटे ने, उमर शेख एकदम, मेरा बेटा क्या मतलब? तो मेरा भी बेटा है फिर, अगर तुम्हारा बेटा है तो दिल में सोच रहे हैं। आबिद ने बताया मेरे बेटे ने ना घर बनाने के लिए लोन ले। यार हम तो चार्मिंग के लिए लोन लेने आए थे, ये तो अजीब है, मेरा बॉस दीवाना। आबिद रिवेल्ड दैट मेरे बेटे ने लोन अप्लाई किया हुआ USB बैंक से, पिछले महीने ही लिया है, लेकिन अभी तक उससे कोई लिफ्ट नहीं कराई तुम लोगों ने सो फार।
अच्छा, उमर ने कहा शायद अब बात खत्म हो जाए, आबिद ने नहीं, आबिद रिक्वेस्टेड ईवीपी, आबिद ने कहा यार वो ना देख लो जरा, उसकी एप्लीकेशन देख लो। ईवीपी ने भी बात खत्म नहीं की, ईवीपी ने कहा अच्छा चलो देख लेता हूँ, और मीटिंग खत्म। तो चपेड़ मीटिंग में क्या होना था, और तो बेटे के लोन के लिए मीटिंग थी, कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, मीटिंग क्या हो गई, कंक्लूड, मीटिंग कंक्लूड हो गई ऑन कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। यार इसको पैसे, आपकी वजह से बच्चे खुश होते हैं ना। क्या ना, क्या मतलब, प्लीज क्या, ऑन कंक्लूजन ऑफ मीटिंग बॉस ने उमर शेख को कहा है टू प्रिपेयर अ नोट। बॉस ने, ये मुझे बताना क्या बात हुई थी। अब बॉस ने उमर शेख को कहा है टू प्रिपेयर अ नोट, एक नोट बनाओ फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, प्रोपोजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ हाई रेट, लिखे इधर, प्रोपोजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ हाई रेट ऑफर्ड बाय यूएसबी। यूएसबी ने जो हाई रेट प्रोपोज किया है ना, उसे एक्सेप्ट कर लेना है हमने। इसकी एक कहानी सी बना के उनको बता दो कि मीटिंग हुई थी, मीटिंग के अंदर बेटे वाली बात नहीं लिखेगा ना डायरेक्टर्स के लिए, मीटिंग हुई थी और मीटिंग के लिए हम लोन लेने गए थे, और बॉस ने ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स दिए जो मैं सोच भी नहीं सकता था उधर। तो बॉस ने बड़े अच्छे अच्छे आर्गुमेंट दिए, उसके बाद हम तो इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये इंटरेस्ट रेट अगर 22% भी है ना तो कोई मसला नहीं है, बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है हमें। तो इस तरह का एक नोट बना के डायरेक्टर्स को दे दो। किसने किसको क्या करने को कहा, आज जाके बात वहीं अड़ी हुई है। बॉस ने एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहा। क्या गलत काम करने को कहा? कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला लोन ले लो चार्मिंग लिमिटेड के लिए। एक्सप्लेन हाउ आबिद, अच्छा इस सवाल में ना बॉस के लिए भी कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन वो बॉस का सवाल ही नहीं पूछा उसने इसमें। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ, बॉस का सवाल तो एक पूछा है लेकिन उसके लिए थ्रेट नहीं पूछे। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ आबिद इज इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल कोड ऑफ एथिक्स। बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है बिकॉज ही इज, यहां आप दो बात कहते हैं, बिकॉज ही इज डिस्कसिंग पर्सनल मैटर्स इज बिजनेस मीटिंग, एक ये बात भी लिख सकते हैं। और दूसरा इंटेग्रिटी इसलिए नहीं है कि ही इज नॉट ऑनेस्ट विद हिज ऑर्गेनाइजेशन, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला लोन उनको दिलवा रहा है। अब और प्रोफेशनल उस पर जाएं पहले, प्रोफेशनल बिहेवियर, ही इज नॉट शोइंग, यानी कि ही इज डिस्क्रेडिटिंग द प्रोफेशन बाय डिस्कसिंग द पर्सनल मैटर्स इन business meeting and also discrediting the profession by obtaining high interest rate for his organization। और तीस यानी कि सीए मरवा देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। अब फाइनेंस कॉस्ट में करोड़ों रुपए का इंटरेस्ट एक्सपेंस इसकी वजह से आ रहा होगा। और तीसरी बात प्रोफेशनल नहीं वो ऑब्जेक्टिविटी, ही इज नॉट न्यूट्रल लिखते हैं, या ही इज शोइंग बायस। क्यों कर रहे ऐसा? सो डैट ही ऑल्सो ऑब्टेन अ हाउस लोन फॉर हिज फ्रेंड, नहीं फॉर हिज सन, सूरज मेरा चांद, उसका घर बन जाए। चार्मिंग लिमिटेड डूबती है, डूबे, मेरे बेटे का तो बंगला होना। ये सीए की सोच सही है? अच्छा चलें, इंशाल्लाह वक्त आने पे भी ऐसा ही शो करना है आपने। आगे मुझे लगता है आप लोग चले गए ना मार्केट में, एथिक्स का चैप्टर खत्म हो जाना है। सीरियसली बता रहा हूँ यार, आप लोग जाने की दे रहे हैं, सब एथिक्स का चैप्टर खत्म, सब IAS 41 ना खत्म करा दीजिएगा। आगे चलें। उसके बाद ऑल्सो स्टेट द थ्रेट्स दैट उमर शेख मे फेस। अब इसमें भाई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, उसने उमर को कोई इंसेंटिव वगैरह शो नहीं किया, तो इसने इंटिमिडिएशन थ्रेट है। क्या है? ही विल प्रिपेयर अ नोट अदरवाइज हिज जॉब मे बी एट स्टेक। लेकिन एक बात मैंने सेफ गार्ड्स में बताना भूल गया, पहले सवाल में बताई थी। सेफ गार्ड्स में ये जरूर लिखा करें, सबसे पहला सेफ गार्ड, ही शुड रिफ्यूज फ्रॉम प्रिपेयरिंग द नोट। सेफ गार्ड में पहला सेफ गार्ड ये लिखा करना है आपने, ही शुड रिफ्यूज फ्रॉम प्रिपेयरिंग नोट।
उसके बाद डायरेक्टर्स के पास जाओ, विसल ब्लोइंग पॉलिसी देखो, रिजाइन करो, आई कैप के पास जाओ, वो बातें तो घिसी पिटी हैं, वो लिखनी है। एक बात ये वाली जरूर लिख के आनी है। अच्छा, अब 1-2 मिनट में घर में पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7, वो भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 15 निकालें IAS 12 का, फिर 2-4 एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप अपने घर में क्या पेज नंबर 385। अच्छा भाई, अब ना थोड़ा सा अपने आप को ज़रा टेस्ट भी करना शुरू करें। चीज़ें वही हैं, IAS 12 हमारी तरफ से ख़त्म हो चुका है। अब डिफरेंट तरीके से देखें आई कैप एडजस्टमेंट्स कैसे पूछता है। पेज 385, आपने ना सवाल को इस एंगल से देखना है कि सवाल में मेरे आधे मार्क्स आ सकते हैं या नहीं। सवाल में सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट थी, इसके बाद सवाल में बाकी एडजस्टमेंट्स बच्चों वाली थी, डोनेशन, डेवलपमेंट, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटरेस्ट, इनकम, सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट थी। प्रॉफिट कितना है जी? 130। हल्की फुल्की कोई वर्किंग खोल लेते हैं करंट टैक्स की, पूरा सवाल नहीं करना क्योंकि एक एडजस्टमेंट IFRS 9 की है जी। प्रॉफिट कितना है? 130। DTL/A एज ऑन 31 दिसंबर 21। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो रेट वाला कॉलम भी डालना पड़ता है हमें, और टैक्स। क्वेश्चन नंबर ना 15 है, सरप्राइज लिमिटेड वाला। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बाय 9। बताएं, ऐड में डालूं लेस में? टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बाय 9। ये वो जो पास पेपर का क्वेश्चन 9 नहीं था, DTL/A एज ऑन दिया हुआ है और इसका ब्रेकअप भी दिया हुआ है। आज ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा DTL/A, DTL, नेट क्या आ रहा है? DTL। अच्छा, अट्ठारह डिवाइडेड बाय 30 ज़रब 100, 60 का क्या आ गया? डिफरेंस। बाप का नाम नहीं, मैं तो नहीं भी पढ़ा कि उधर क्या लिखा हुआ है, फारग करें उधर क्या लिखा हुआ है, मुझे क्यों चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए उधर क्या लिखा हुआ है, मुझे तो पता है DTL के बाप का नाम क्या है। DTL के बाप का नाम 3 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10। 9 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 30। तो डिडक्टेबल सवाल में लिखा हुआ था DTL/A इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एज एट इज इतने। तो वो वर्किंग जो हमने हमारे साल के लिए करनी थी, वो वर्किंग सवाल ने पिछले साल के लिए अधूरी दे दी है मुझे, मैं उसको रिवर्स वर्किंग करके पूरी करने लगा हूं। अच्छा, इसके बाद कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस। यहां मेरे पास जगह, मैं यहां लिख लूंगा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। पीपी के मामले में मेरे पे आप रिलाई कर लें कि सवाल में और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं एक अकाउंट खोलने लगा हूं। ओपनिंग WDV एक्सीड द टैक्स WDV बाय 60। वाई? आप लोगों को याद है कि TTD कब आता था? जब PP में ग्रेटर का साइन आता था, ठीक है? तो ये रूल 1 है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल में छोड़ दें अभी,
अर्न एंड कमीशन में भी छोड़ दें, ऊपर से इंशाल्लाह देख के कर लेंगे, वन बाय वन चलें। अभी पीपी की एडजस्टमेंट आ गई है। अब आप मुझे पीपी का अकाउंट खुलवाएं। ओपनिंग बुक वैल्यू एज पर अकाउंटिंग रूल्स एक्सीड द टेक्स्ट बुक वैल्यू बाय 60। अकाउंटिंग वालों की नजर में accounting book value at start of year exceed the textbook value by 60. Next, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक्सीड द अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन बाय 9. आई एम वेरी अनलकी, मुझे फिगर एज्यूम करनी पड़ेगी, मुझे फिगर एज्यूम करनी पड़ेगी वरना वो बुक वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसको 160 कर लें, इसको 100 कर लें, और पेपर में लिख दीजिएगा यहां एज्यूम किया मैंने। कैरी डाउन 160। चलें जी, बहुत मेहनत करके और सर तोड़ जोर लगा के हम यहां भी पहुंच गए, लेकिन पेपर में वर्किंग का रेफरेंस भी दीजिएगा और एज्यूम का लफ्ज़ भी लिखिएगा, वरना एग्जामिनर परेशान होगा ये फिगर्स कहाँ से आई हैं। यहां भी एज्यूम का लफ्ज़ लिखिएगा। जल्दी करें, एक आधा मिनट लगाएं। हाँ जाओ, हाँ जाओ जाओ, यूट्यूब पे ले लेना। आगे जी, इधर नमाज कितने बजे है? 5:30। हाँ, क्या चाहिए आपको? पेन चाहिए सर मैर की क्लास के लिए? उन्होंने तो हमारे से आधा घंटा पहले शुरू की हुई, अभी तक पढ़ा रहे हैं वो। यार उन्हें को ख़त्म कर दें या फिर हमेशा तक चलाते हैं, फिर तो दोनों में से एक ही बात हो सकती है। उन्होंने शायद IAS के MCQ करने थे। हाँ ठीक है, खैर है, उन्हें को कोई नहीं चलाएं, कुछ ना करना। यार इसको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है? इधर आपको ले जाओ अपने साथ, जमा करा दो इसको। आगे मैं डिफरेंस कोई नहीं निकाल रहा। यार ये बताएं जरा, एंड रीवैल्यूएशन लॉस recorded against revaluation surplus is ₹6. Under tax laws, revaluation has no effect. Revaluation loss recorded against, बोलें, revaluation, आप लोग एक वर्किंग सी खोलें, डेट डिस्क्रिप्शन वाली, जल्दी करें, एक वर्किंग सी ओपन करें, डेट डिस्क्रिप्शन, और इन फिगर्स को पोस्ट करें और रिवैल्यूएशन लॉस का लफ्ज लिख के, जल्दी करें, 1 मिनट लगाएं। डेट डिस्क्रिप्शन डालो सारा, हाँ जी, डेट डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, नहीं नेट नहीं, टैक्स, नेट सरप्लस, रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज्ड, यहां पे रुक जाएं, अगेंस्ट ना पड़े। रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज्ड इज ₹6। रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज्ड इज ₹6। बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू,
और रिवैल्यूएशन, मेरे ख्याल से लाइन यहां आती थी एक, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज्ड इज 6। अब सवाल यह है कि यह लॉस पी एंड एल वाला है या सवाल यह है कि यह लॉस सरप्लस के अगेंस्ट नेट ओन है। अब डिपेंड करता है कि ये जो गम है, ये गम पहली दफा आया है कि इसे पी एंड एल में ले जाऊं या ऑलरेडी खुशी पड़ी थी, खुशी बताई नहीं उसने लेकिन यह बता दिया पड़ी थी उसके अगेंस्ट नेट की है। इट डिपेंड्स। अगर उसने कहा हुआ कि पहले से खुशी पड़ी हुई थी तो फिर मैं इसको यहां लिखूंगा। अगर उसने कहा पहले से खुशी नहीं पड़ी हुई थी फिर मैं लॉस को यहां लिखूंगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। एंड रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट इज लॉस? 6 अगेंस्ट सरप्लस और डायरेक्टली इन पी एंड एल अगेंस्ट सरप्लस। पता नहीं कितना सरप्लस पढ़ाओ, 10 पढ़ाओ, 12 पढ़ाओ, 15 पढ़ाओ, लेकिन सारा ही अगेंस्ट सरप्लस हुआ है। आप बता दें FR1 वाली एंट्री पहले बता दें, अगेंस्ट सरप्लस या डायरेक्ट इन पी एंड एल। तो मेरे ख्याल से फिर एंट्री हुई होगी सरप्लस इन OCI डेबिट एसेट क्रेडिट। वार्म अप की एंट्री में इसलिए नहीं बोला कि डाटा नहीं दिया हुआ, ये एंट्री बनेगी। रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्डेड अगेंस्ट सरप्लस या इन पी एंड एल? अगेंस्ट सरप्लस। अंडर टैक्स लॉस रिवैल्यूएशन हैज नो इफेक्ट। अच्छा, अगला काम करें, इस कॉलम को तोड़ दें और इस कॉलम के तोड़ के 2 हिस्से कर दें। 4.2। अब जनरल एंट्री करेंगे। अब जनरल एंट्री करेंगे। एसेट क्रेडिट 6। और यार वो DTL हो ए हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस जो भी अकाउंट हो सकते कल कल को डेफर टैक्स एसेट कर जाके खुला हो, आप लोगों ने फिर ओला डाल देना है। बस डेबिट करना है DTL अकाउंट को, चाहे वो ए हो चाहे एल हो, कोई मसला नहीं। एक बार याद रखिएगा, लाइबिलिटी का कम होना या एसेट का बढ़ना एक ही बात है, डेबिट नेचर है। और सरप्लस इन OCI कितना? 4.2। अब एंट्री को पोस्ट कराएं। एसेट क्रेडिट कितने से? सर अब हम पेपर में क्या करेंगे यार, काट के 154 कर दीजिएगा, गलती इंसान से हो जाती है, कोई मसला नहीं, काट के 154 कर दीजिएगा। एसेट क्रेडिट, हाँ नहीं देखो मैंने क्या किया था, एक मिनट, ब्रॉड डाउन में तो कोई इख्तलाफ नहीं, ब्रॉड डाउन इधर 0 था तो मैंने कहा था इधर 100 डाल दो और इधर 100 डाल दो। टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, टैक्स वालों की बुक्स में मैंने एंट्रीज नहीं की। अंडर टैक्स लॉस रिवैल्यूएशन हैज नो इफेक्ट। अब एसेट क्रेडिट सरप्लस इन, मेरे ख्याल से ये तो शायद इस सवाल में अब क्या करना है इसका, रिवैल्यूएशंस सरप्लस इन OCI 4.2, ये होगी एंट्री। लेकिन ये एंट्री मैं आपको सिर्फ इसलिए शो कर रहा हूं कि पूरी एंट्री दिखा रहा हूं, पेपर में शायद इस 4.2 का कुछ नहीं करना, क्योंकि PBT तक पहुंचते हुए इस 4.2 रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो रिवर्स क्यों करनी। कुछ बच्चे समझते हैं इसे रिवर्स करना है, भाई रिकॉर्ड ही नहीं हुई PBT तक पहुंचते हुए। और DTL अकाउंट खोलें, वो इंशाल्लाह मुझे ना खोलना पड़ेगा सवाल में, वो तो जरूर खोलना पड़ेगा। DTL अकाउंट में 4 चीजें आती हैं, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, DTE, और एक नई चीज हमने एसेट से डालना शुरू की थी रिवैल्यूएशन में। तो DTL अकाउंट डेबिट कितने से? अगेंस्ट एसेट। DTL का ब्रॉड डाउन तो अवेलेबल है नीचे, वो तो वैसे ही अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरा सवाल असल में कराना नहीं। DTL का ब्रॉड डाउन 12 है। सो that was a bit tricky adjustment by ICAP. Those who have tried it, कुछ लोगों ने कहा था कि हम एसेट अकाउंट में तो क्रेडिट कराए रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ 6, वो हमें याद रहा, एसेट अकाउंट में उनको उधर नंबर मिल गए होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम एसेट अकाउंट में भी क्रेडिट करके नहीं आए और 6 को छोड़ के आ गए, तो ठीक है, कोई एक आधा नंबर कट गया होगा और क्या फ़र्क पड़ना है इससे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि अगर आपने यहां नहीं लिखा और ये फिगर गलत निकली तो इसके भी आई कैप ने नंबर काटे होंगे, इसके आई कैप नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि इधर आप फिगर जो है वो 160 भी लिख के आ जाएंगे तो इधर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो नंबर कटने थे वो इस एडजस्टमेंट के कटे हैं जी। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूं, बड़ी गौर से बात सुननी है। अच्छा, इस एडजस्टमेंट को जरा एक दफा दोबारा मुझे करवा दें, फिर मैं अगली बात आपसे करता हूं। रिवैल्यूएशन लॉस, एंट्री सोचें, रिवैल्यूएशन लॉस 6 रुपए की, वैसे जरा एंट्री सोचें, वैसे P&L डेबिट और एसेट क्रेडिट, सोचें एंट्री P&L डेबिट एसेट क्रेडिट, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है रिवैल्यूएशन लॉस अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो इसका मतलब है ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, सरप्लस पड़ा हुआ है। तो मैं सोचते 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 पेपर में मेरा जहन यहां गया कि अब एसेट कम करके मैंने सरप्लस भी कम करना है, सरप्लस को तोड़े, अब तो एंट्री करनी रहेगी एसेट क्रेडिट, टैक्स वाले नहीं करते, DTL डेबिट और सरप्लस इन। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाह रहा था, अगर आता रिवैल्यूएशन लॉस इज ₹6 मिलियन, बस ये लिखा होता, P&L में जाता और करंट टैक्स में रिवर्स हो जाता, और करंट टैक्स में क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता। अब दो बंदों ने करंट टैक्स का लॉस बोल दिया, दो बंदों ने, 100 रुपए वाले देख लेते हैं। आपने बोला था यार, नहीं इस रो में आप लोगों को खुद पता है कि दो की आवाज पहले आई है, एक इधर और एक इधर। अच्छा, अब जो है वो करंट टैक्स में मैंने आपको कहा था क्या रिवर्स होता है, कुछ भी नहीं करना आपने, जर्नल एंट्री करके देख लेना करंट टैक्स में क्या रिवर्स होता है। अगर ये 6 का लॉस P&L में जाता फिर यहां नजर ना आता, और P&L का कॉलम आपको पता है टूटता नहीं, आगे टूटता सिर्फ क्या है, सरप्लस का कॉलम। बड़ी अच्छी रिवीजन हो रही है, टूटता सिर्फ सरप्लस का कॉलम है, P&L का कॉलम आगे टूटता नहीं। फिर ये 6 इधर नजर आ रहा होता, ऊपर ये 6 इधर नजर आ रहा होता, ये 6 इधर, एंट्री क्या करते आप, P&L डेबिट एसेट क्रेडिट, तो P&L में प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका होता, अंडर टैक्स लॉस रिवैल्यूएशन हैज, तो फिर एक लॉस होता जो P&L वाला होता, इसे हम उल्टाते, एड बैक रिवैल्यूएशन लॉस P&L वाला, वो उल्टाते। उसी वाला क्यों नहीं उल्टा रहे मैं, क्योंकि ये PBT से नीचे पड़ा है, इसको कहते हैं आउटसाइड P&L, ये P&L से बाहर पड़ा, तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। आगे तो स्क्रैप पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम आ गई, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा कैमरा उधर करो, 1 मिनट नोट करने दो, H2O पी लें जरा। हौसला दें, साथ वाले के सर पे हाथ रखें, हाइब्रिड वाले हौसला दें, हौसला। कुछ लोग नहीं रख रहे, मांझे रख लें, इसी तरह दोस्ती बढ़ेगी। पहली रो, आप लड़के ऐसे बैठे हुए हो जैसे ड्राइंग रूम में हो, साथ वाले जिन के सर पे हाथ रखो, साथ वाले जो जिन बैठा है उसके सर पे हाथ रखो, फेरो जरा, मालिश करो, मालिश करो यार, जबरदस्त है। ठहरो मैं जरा जूम कर लूं, इधर भी बच्चे चेक करें, चलो मालिश करो साथ वाले जिन के सर पे। अच्छा उसके पांव देखो नीचे कैसे हैं, जूम करें यार, वो अब करो यार। अच्छा वो उसका हाथ असल में एंड पे नजर आ रहा है, चलो ठीक है। ये देखें, ये एक बंदा बैठा हुआ है, ओह सारे देखें जरा, एक बंदा नजर आ रहा है आपको, अच्छा एक लफ्ज में पढ़ा हूं, ये टैक्सेबल ऑन
रिसीट बेस। एक और लफ्ज में पढ़ा हूं, कमीशन और इंटरेस्ट बोथ आर टैक्सेबल ऑन। इसका मतलब बताएं कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? कैश अकाउंटिंग फॉलो करें। डेफर्ड टैक्स में हाउ टू डील? कैरिंग अमाउंट विल and tax base will be excellent. Carrying amount will appear and tax base will be interest or commission. Both are taxable on receipt base. इस बात की बुनियाद के ऊपर आप मुझे आज बताएं कि मैं नीचे जाके टैक्स बेस इन दोनों की बड़े कॉन्फिडेंस से क्या लूं? इंटरेस्ट रिसीवेबल की, अनअर्न्ड कमीशन की भी। क्यों? मैं ज्यूम कर रहा हूं या डैम श्योर हूं? अब पक्का पता है। मैं ज्यूम कर रहा हूं या पक्का पता है? पक्का पता है। अब मुझे बता दें इधर क्या होगा? 10 और इधर क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मिल गया। सुभान अल्लाह, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मिल गया और अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस मिल गया। भाई ये दोनों में कैश बेसिस है ना, ये लायबिलिटी है और ये क्या है? एसेट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट क्यों है? रिसीवेबल, और कमीशन इनकम है अनअर्न्ड, तो ये क्या है? लायबिलिटी। ये तो मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, ये आईएसटीएल का कॉन्सेप्ट तो नहीं। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? एसेट, और अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी। तो मेरे ख्याल से ये रूल 1 है और ये रूल 3 है ना, लायबिलिटी। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी इज DTD। बहरहाल यार ग्रेटर लोअर के चक्कर में ना पड़े, हमने क्या करना है, हमें तो बस ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए थे। किस किस को ओपनिंग बैलेंस मिल गया? हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। टी अकाउंट में ये कौन से बैलेंसेस हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। किधर है मार्कर? ओपनिंग बैलेंसेस। किस किस अकाउंट का बोलें? इंटरेस्ट अगर रिसीवेबल है तो इनकम अकाउंट खोलूं एक्सपेंस, और अगर इंटरेस्ट पेएबल होता तो चलें ये भी छोटी छोटी बातें रिवाइज करते हैं। ये इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। कमीशन अगर पेएबल होता तो एक्सपेंस, कमीशन अगर अर्न्ड अनअर्न्ड के चक्कर में है तो फिर, तो पहली तो बात हो गई भाईजान ये दोनों इनकम के अकाउंट है। इसका है ओपनिंग रिसीवेबल और इसका है ओपनिंग अनअर्न्ड। कैसे पता चला? पिछले साल की डीटीएल की वर्किंग से। 30। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। तो तसल्ली से देखें दोनों कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे, इसलिए वी आर डैम श्योर के पिछले साल टैक्स बेस, तो फिर जो डिफरेंस था वही कैरिंग अमाउंट थी। ये किसका ओपनिंग बैलेंस आ गया? ये किसका ओपनिंग बैलेंस आ गया? इंटरेस्ट रिसीवेबल का। ये किसका ओपनिंग बैलेंस आ गया? और जिसको थोड़ा सा मसला आ रहा है उसको याद है हमारे साल के जो क्लोजिंग होंगे वो इसी तरह की वर्किंग करके 31/12/21 में लेके जाएंगे। तो ये पिछले साल के क्लोजिंग है जो हमारे साल के ओपनिंग बन गए। अब अल्लाह करे सवाल में कैश और P&L और क्लोजिंग दे दे, तीनों दे दे तो कुछ भी बैलेंसिंग नहीं, और सवाल में कैश P&L और क्लोजिंग दे दे। इंटरेस्ट इनकम इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 12, कोई मसला नहीं, जैसे डेप्रिसिएशन में देता था। इंटरेस्ट इनकम साइड बताएं, इंटरेस्ट इनकम ये वाली कैश वाली साइड है भाई। इंटरेस्ट इनकम जी 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 इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द इंटरेस्ट
रिसीव्ड बाय, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ये 100 हो और ये फिर 12 ज्यादा हो के 112 हो। असल में अंदर की कहानी ये होगी, लेकिन उसने कंजूसी की है डेप्रिसिएशन की तरह। ये तो नहीं कि अकाउंटिंग वालों ने सेल डेप्रिशिएट ही नहीं किया होगा, डेटा उसने कम दिया है और आज पहली दफा उसने इन दोनों का डिफरेंस दिया है। अब फिक्रा बनाएं, इंटरेस्ट इनकम एक्सीड द रिसीट बाय, या जीरो लिखते हैं या इग्नोर कर दें, वो आपकी मर्जी है। चलें जीरो लिख दें, जीरो लिख दें। अब अकाउंट को टैली करें। इंटरेस्ट इनकम का मतलब P&L होगा ना, क्लोजिंग रिसीवेबल। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल मिला ही नहीं होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं, वो डाटा इस तरह दे रहा है। अच्छा, अब कमीशन, नहीं वो मैं कर लेता हूं, पहले कमीशन इनकम को भी साथ पूरा कर लें। कमीशन रिसीट रख रख के लगा रहा है, देख रहे हैं, कमीशन रिसीट एक्सीड द कमीशन इनकम। अब ये पहली दफा इस अटेंड में इस तरह आई थी, अंग्रेजी हो जानी थी पेपर में, आपसे कितने लोगों से हो जानी थी। कमीशन रिसीट एक्सीड द कमीशन इनकम, रिसीट एक्सीड द इनकम बाय 15। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर, हाउ टू टैकल रिवर्स इनकम एंड रिकॉर्ड कैश। इसके मजे का है कि एक में कैश है, एक में इनकम है। रिवर्स इनकम रिकॉर्ड, बिकॉज जो मिल गया डेट इज टैक्सेबल। रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश। कोई रेट ना इनके चेंज हो, शुक्र है वो स्यापा नहीं है, रेट चेंज नहीं है। रेट वरना डिविडेंड और उसके चेंज होते तो फिर और थोड़ा सा देखना पड़ना था। तो मेरे ख्याल से बस ऐसे ही कर लें आप। अब अलग अलग क्या करना, रिवर्स इनकम छोड़े, फिर जीरो शो ना करें, इधर आए, रिवर्स जीरो एंड रिकॉर्ड कमीशन रिसीव 15। नोट करें। प्रैक्टिकल लाइफ में तो पूरा ही होता रहना। आई कैप आपको प्रैक्टिकल लाइफ से भी आगे की रिवीजन करा रहा है। कई दफ़ा डेटा मिसिंग होता है ना जिंदगी में। आउट ऑफ टोटल डोनेशन, चलें आप बातें बस कर दें तीसरी रो में। आउट ऑफ टोटल डोनेशन ऑफ 5 मिलियन, 5 मिलियन के डोनेशन में से 60% अलाउड हैं, मींस 40% नॉट अलाउड। बस यार, अलाउड को तो कुछ नहीं करना होता, नॉट अलाउड को ऐड करना होता है। नहीं, अलाउड को तो कुछ नहीं करना होता। कहते हैं इसका 60% अलाउड है, तो कितना नॉट अलाउड है। अच्छा, तो माइनस कितनी हो चुकी है, पूरी 5, पूरी 5। उसमें से अब रिवर्स कितनी करनी है, 5 का 40%। नॉट अलाउड को ऐड करते हैं और इसी को रिकॉन्सिलेशन में लेके जाना है। परमानेंट डिफरेंस, नॉट अलाउड, हाँ सॉरी, वो मैं बस सब लिख दो। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है, 22, और अनअर्न्ड कमीशन अच्छा। अब रिकॉन्सिलेशन में अभी तक एक चीज गई है सुबह की, 2 रुपए, एग्जैक्ट 2 रुपए प्लस साइन के साथ। यार आप ना प्लीज बहुत बड़े हो जाएं, ये सारी वर्किंग ना आपने मुझे ज़बानी करानी है, टी अकाउंट बनाए बगैर। डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 25 मिलियन इन द ईयर हैज बीन एक्सपेंस्ड।
ये बुरी वाली डेवलपमेंट है, बुरी वाली डेवलपमेंट है, ये बुरी वाली डेवलपमेंट है। बुरी वाली डेवलपमेंट है। हाँ, कैरिंग अमाउंट 0, बुरी वाली डेवलपमेंट है। एक मिनट, डेवलपमेंट हैज बीन एक्सपेंस्ड, अकाउंटिंग वालों ने जो किया उल्टाएं, करंट टैक्स में उल्टाएं, ऐड कितना, अकाउंटिंग की बैलेंस शीट में क्या जाएगा, 0, वाई, बुरी वाली डेवलपमेंट है, बुरी वाली डेवलपमेंट है। अकाउंटिंग के P&L में क्या जा चुका होगा, बुरी वाली डेवलपमेंट, बुरी वाली डेवलपमेंट। टैक्स वाले इसे कहेंगे उल्टा दो, इसकी जगह क्या माइनस करने दोगे। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले साल कॉस्ट पे ही रेट लगता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से फर्क नहीं पड़ेगा, पहले साल कॉस्ट पे ही रेट लगता है, वो तो अगले साल WDV पे रेट लगता है। इसकी जगह टैक्स वाले कहते हैं इसको आप खर्चे के तौर पे डाल लो। बैलेंस शीट बस एक चीज बता दें, बाकी गलती आपके होने का चांस नहीं है। एक चीज बता दें, ये उल्टाई क्यों है 25, एक्सपेंस्ड। एक बार याद रखिएगा, पूरे IAS की थीम है अकाउंटिंग वालों के करंट टैक्स में चीजें उल्टाओ और टैक्स वालों की रिकॉर्ड करो। ये भी फॉरेक्स से एडजस्टमेंट है। वो जो CWIP में इंटरेस्ट पड़ा है, रुक जाएं, CWIP में इंटरेस्ट पड़ा है, टैक्स वाले कहते हैं नहीं पड़ा होना चाहिए। आगे ले, पढ़ तो लें। अंडर टैक्स लॉ इट इज अलाउड, टैक्स वाले कहते हैं इसे अलाउ कर दो। मैंने तो ऐसे कहा था, पहले यहां लिखो टैक्स वाले, ये देखिए उल्टी एडजस्टमेंट है, यहां टैक्स अकाउंटिंग वाले कैपिटलाइज कर रहे हैं और टैक्स वाले कह रहे हैं इसको क्या कर लो, बोरोइंग कॉस्ट। IDC का भी मैंने यही कहा था करना है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आपने इसी तरह माइनस करनी है। इसको मैं डिस्कस कर सकता हूं अभी, लेकिन वो पूरी क्लास नहीं है, इस वजह से मैं नहीं करा। FVTPL के ऊपर शेयर्स पड़े हुए हैं, तो इनका P&L बनाना होगा और P&L सोच के उसको फिर उल्टाना होगा, वो कुछ भी नहीं है। ये FVTPL अकाउंटिंग वालों की चीज़ें हैं। ओके, ये वाली एडजस्टमेंट कर ली हुई है, ये वाली एडजस्टमेंट कर ली हुई है। अच्छा, वो ये कह रहे कि ऑन 1 जुलाई 2020 PL, टेस्ट वाला सवाल है ये, मैं अभी कल फीडबैक पढ़ा था, टेस्ट डिस्कशन नहीं हो रही। ऑन 1 जुलाई 2020 PL एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ 50 मिलियन। PL ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 50 मिलियन की एक्वायर की है 1 जुलाई 20, कितने साल पहले, 1.5 साल पहले सरकार, 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है। इन क्लासों का ना थोड़ा सा ये फायदा ये होता है कि आप लोगों को लोड बर्दाश्त करना आ जाता है। ऑन 1 जुलाई 20 PL एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर 50 मिलियन। खोलना पड़ेगा दिमाग ये तो। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 31/12/20 वॉज 55 and was 65. PL follows fair value model for accounting purposes. अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम कौन सा मॉडल लगा रहे हैं? आज मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि आपका लेवल अपग्रेड कर दिया जाए और ऐसा साल में लिख दूं आपका लेवल अपग्रेड कर दिया जाए। 1 मिनट रुक कर कैलकुलेटर के बगैर ज़बानी
पहले कॉन्सेप्ट्स की बात बताएं। अगर अकाउंटिंग वाले फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो डेप्रिशिएट नहीं कर रहे। अकाउंटिंग वालों ने पहले साल कितना गेन रिकॉर्ड किया होगा? 5। टी काउंट बना लीजिएगा, मैंने सोल्यूशन में बनाया हुआ है। अकाउंटिंग वालों ने अगले साल कितना गेन रिकॉर्ड किया होगा? 10। ऐड नहीं, लेस। अकाउंटिंग गेन उल्टा दिए। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की नहीं उल्टानी, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होती। अंडर टैक्स लॉस डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट 10% ऑन कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, बट फुल year depreciation in the year of purchase. So direct 15 to 10%, नो 6/12, नो 6/12। ये भी लेस अजीब सी एडजस्टमेंट है, दोनों लेस हो रहे हैं। ये टैक्स डेप्रिसिएशन है और अगले साल भी। So it was very easy adjustment, but the basic theme is you should know what is accounting in a FR1। FR1 में क्या अकाउंटिंग पड़ी थी? अकाउंटिंग गेन उल्टा दिया, अकाउंटिंग गेन उल्टा दिया, टैक्स वाला डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी। प्लीज बड़े हो जाएं। पहले साल की ये कैरिंग अमाउंट है, ये दूसरे साल की कैरिंग अमाउंट है। मैं नहीं बना रहा टी काउंट, हम बड़े हो गए हैं। ये दूसरे साल की कैरिंग अमाउंट है। पहले साल की टैक्स WDV 55 नहीं 45 और दूसरे साल की 40। वो WDVs मैंने नहीं बनाई, ये मैंने करंट टैक्स की वर्किंग खोली है। हो तो थोड़ी देर बाद कोई पूछे ये क्या था, ये करंट टैक्स की वर्किंग थी। ये फारग एडजस्टमेंट थी, इससे ज्यादा फारग आई क्या बना नहीं सकता था। अच्छा जी, अच्छा ये आप देखें ना, ये IFRS 9 की एडजस्टमेंट, ये IAS 37 की है, तो ये हम कर नहीं सकते। तो पीछे रहेगी ये वाली एडजस्टमेंट, अभी इसको छेड़ने की ज़रूरत कोई नहीं है। तो हाँ बस छोड़ें परे, अब क्या और दही बनाने। चलो जी बस कर दो यार।